नमस्कार दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की प्रश्न श्रृंखला, जिसमें हम आपको लगभग 25 मिनट का ये वीडियो बनाएंगे और इसमें जितने क्वेश्चन हो सकता है उसमें हम उतने हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन 1 है कि शब्द के आदि मतलब आरंभ में, आदि मतलब होता है आरंभ। ऑप्शन बी दिया है कि शब्दों के मध्य में, शब्दों के मध्य में। ऑप्शन सी क्या दिया है? ऑप्शन सी दिया है शब्दों के अंत में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ होता है उपसर्ग का प्रयोग? तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्दों के आदि में। तो शब्दों के मध्य में जो शब्द होता है, जो मूल शब्द होता है, वो मध्य में ही लिखा जाता है। यहाँ मूल शब्द हो गया, इसके आदि में शुरुआत में हो जाएगा उपसर्ग, अगर शब्द में उपसर्ग जुड़ा है तो, और बाद में जुड़ जाता है प्रत्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा शब्दों के आदि में मतलब आरंभ में उपसर्ग का योग होता है। दूसरा क्वेश्चन, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, अंत में जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जो शब्द होता है, इसके शुरू में होता है उपसर्ग और बाद में इसके जुड़ता है प्रत्यय, और इन दोनों को, चूंकि ये शब्दों के अंश हैं इसीलिए इन दोनों को कहते हैं शब्दांश। प्रत्यय का एक और नाम भी है, प्रत्यय को कहते हैं पदांत, क्योंकि पदों के अंत में जुड़ा जाता है। पद किसे कहते हैं? जब किसी शब्द को किसी वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो वो शब्द उस समय पद कहलाता है। ठीक, जैसे कि ये वाक्य लिखा है, जो क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा है कि ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। एक पूरा वाक्य हो गया। अब इसमें अगर हम जो अलग लिखा होता तो ये होता शब्द, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है कई शब्दों के साथ में एक सार्थक क्रम में, तो यहाँ इसे हम कहते हैं पद। तो क्लियर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रति उत्पन्न मत में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रति उत्पन्न मति, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो हम उपसर्ग इसमें देखते हैं। इसमें उपसर्ग मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है उत्पन्न। उत्पन्न से बना है उत्पन्न मति, जो मति मतलब होती है जो बुद्धि या विचार उत्पन्न होने वाला, और इसके उपसर्ग लगा इसमें लगा है प्रति। तो ये शब्द मिलके बना है प्रति उत्पन्न मति। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो गमन शब्द में गमन का अर्थ होता है कि जाना। गमन का क्या अर्थ होता है? जाना। इसमें क्या लगा दें कि उपसर्ग हो जाए, इसका विपरीत अर्थ दे इसका। तो अब देखते हैं इसमें प्रति लगा दें तो प्रतिगमन, ये तो होगा नहीं, ये शब्द अच्छा नहीं है। और उप का मतलब होता है समीप या पास में, उपगमन भी नहीं होता है, गमन का विपरीत। और अनुगमन होता है पीछे चलने वाला। तो इसका भी, जैसे अब हमको इसका विलोम बनाना है जाना, तो विलोम ऐसा बनना चाहिए कि जिसका अर्थ हो आना। तो ऐसा इसमें कौन सा उपसर्ग लगाएं कि जिसका जो विलोम बने उसका अर्थ हो आना। उपगमन मतलब उप मतलब पास, गमन मतलब जाना, पास में जाना, तो ये होगा नहीं। आगमन, आ लगा दें तो आगमन मतलब होता है आना, इसलिए हमारा ऑप्शन तो बी सही है। लेकिन अगर ये भी पूछ ले कि गमन का विलोम, अगर पूछता है कि गमन का विलोम, तो गमन का विलोम हो जाएगा मतलब विपरीतार्थक हो जाएगा आगमन। लेकिन आगमन का अगर पूछ ले कि आगमन को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, तो इसका किया जाएगा प्रति, तब ये बन जाएगा प्रत्यागमन। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि गमन का विलोम, जैसे शब्द विलोम कुछ लोग ऐसे करते हैं कि गमन का अगर हम विलोम बताएं आगमन, ठीक, और फिर पूछ ले उनसे आगमन का विलोम, तो आगमन का विलोम गमन मार देते हैं। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका विलोम ये होगा, मतलब गमन का विलोम आगमन तो होगा, लेकिन आगमन का विलोम गमन नहीं होगा, जैसा कि इसमें है आगमन का विलोम होता है प्रत्यागमन। अगला क्वेश्चन, निर्वासित में प्रत्यय क्या है।
तो निर्वासित शब्द का भी हम विश्लेषण कर लेते हैं। निर्वासित में मूल शब्द क्या है, तो इसको हम देखते हैं इसमें उपसर्ग क्या लगा है। तो उपसर्ग लगा है नि या निर उपसर्ग लगा है। ठीक, निर्वास, वास है इसका मूल शब्द, और इसमें लगा है इत प्रत्यय लगा है। तो निर उपसर्ग है, वास मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। तो ये तीनों शब्द मिलकर बनते हैं निर्वासित। निर्वासित इसमें पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया कि प्रत्यय कौन सा होगा, तो प्रत्यय होगा इत, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि निर्वासित शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो उसका हो जाएगा निर। अगर पूछ लिया जाए निर्वासित शब्द में मूल शब्द क्या है, तो उसका हो जाएगा वास। वास का मतलब होता है निवास करना, निवास करना। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें लगा है अक, क्योंकि लिख धातु से बनता है। लिख धातु, लिख धातु में जब अक प्रत्यय लगाएंगे तो ये तो बन जाएगा ली, बन जाएगा ले में, और खा पूरा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, यहाँ पे का, तो ये बन जाएगा लेखक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो देखिए जब किसी जो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग में जब आ का अंत हो, किसी शब्द में आ से अंत हो पुल्लिंग का, तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा आ मतलब दीर्घ आ जोड़ देते हैं। तो अनुज में, अनुज है पुल्लिंग, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अनुजा, अनुजा। अर्थात इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, इसमें प्रत्यय जुड़ा है आ का, ऑप्शन नंबर सी। तो आठवें का आंसर क्या हो जाएगा, आठवें का आंसर हो जाएगा आ, अनुजा। अनुजा हो गया स्त्रीलिंग, किसी लड़की का नाम होता है अनुजा। मतलब अनुजा क्या, अनुज, अनुज हमें हमारा छोटा भाई जो होता है, जो छोटे भाई को कहते हैं अनुज, बड़े भाई को कहते हैं अग्रज, तो छोटी बहन जो होगी उसे कहेंगे अनुजा। सुत का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि सुत का शब्द, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। अब ये भी देख लीजिए कि सुत, सुत मतलब होता है पुत्र। ठीक, तो अब हमें इसका स्त्रीवाचक यानी पुत्री बनाना है, तो पुत्री बनाने के लिए इसमें कौन सा, यहाँ देखिए कि आ है, इसका हम फिर दीर्घीकरण करेंगे इसका प्रत्यय, तो इसमें भी आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा सुता। तो सुता मतलब होती है पुत्री। तो पुत्री का जैसे पर्यायवाची हम देखो कितने बता चुके, मतलब पुत्री का पर्यायवाची सुता एक होता है, सुता, और होता है आत्मजा, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, सुता, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, और पुत्री तो होता ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, तो अस्पृश्य मतलब है छूने योग्य, स्पर्श मतलब होता है छूना, किसी चीज़ को छूना, लेकिन जब स्पर्श लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा छूने योग्य, छूने योग्य। इसका कौन सा उपसर्ग लगा देंगे कि इसका विपरीतार्थक बन जाए, तो इसका जो छूने योग्य है उसका विलोम क्या होगा, न छूने योग्य। तो न का अर्थ कौन सा उपसर्ग देता है, तो न के अर्थ में किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो न मतलब निगेटिव अर्थ या नहीं का अर्थ देने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, आ का प्रयोग करते हैं। तो शब्द क्या बन जाएगा, अस्पर्श। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो प्रतिकूल, प्रतिकूल। ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए परा तो है नहीं क्योंकि यहाँ प्रति है, और ये ऑप्शन सी तो मैच कर गया, लेकिन आप कैसे ढूंढेंगे, आप शब्द लिखेंगे प्रतिकूल, प्रतिकूल लिखा, अब इसमें देखा प्रा, मान लीजिए आपका मन करता है कि हम प्रा मारें, तो प्रा अगर निकाल लो इसमें से तो ये क्या बचेगा, तिकूल। तो तिकूल आपने कहीं सुना है कि ऐसा कोई शब्द होता है, नहीं ना, तो ये शब्द नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन आपका ये गलत हो गया। अब परा देखिए, ऑप्शन नंबर बी कि परा कैसे है, तो प्रतिकूल में आप देखिए इसमें कहीं परा का प्रयोग हुआ है, कहीं दिख रहा है, परा कहाँ है, नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। परि देखिए,
आपको लग रहा है यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है तो यहाँ पे लगता है कि हो सकता है परी हो, लेकिन यहाँ पे प्रा लगा है तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका जो है प्रति, यही सही है। प्रतिकूल में प्रति होता है, उपसर्ग प्रति होता है। तो प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल का अनुकूल, क्योंकि प्रति का विलोम हमेशा लगभग अनु होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? आचार में, आचार शब्द के पूर्व में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे कि उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? तो दूर लगा दें, तो अगर मान लो हम दूर लगा दें उपसर्ग, दूर प्लस आचार तो ये हो जाएगा दुराचार, मतलब अशिष्टता, दुराचार। तो इसका अर्थ अशिष्टता का मतलब ये नहीं होता है कि जुल्म किया गया। तो हम और देखते हैं, अति और प्लस आचार, तो अति, ये अति उपसर्ग है और इसमें आचार में अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे है ई, ता के बाद ई है और यहाँ पे आ है, तो ई आ की जब संधि होती है तो ये बन जाता है या, और यहाँ बचा आधा ता, मतलब आ आधा ता और या और प्लस यहाँ हो जाएगा चार, तो शब्द क्या बनेगा? अत्याचार। तो अत्याचार जो है इसका अर्थ होता है जुल्म। जैसे कहते हैं कि अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों पर बहुत साल अत्याचार किया, तो अत्याचार मतलब हम लोगों पर बहुत दिनों तक जुल्म किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अति उपसर्ग। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कृदंत प्रत्यय से बना कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो आपको हम बता दें कि प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय होता है दो प्रकार का प्रत्यय, एक तद्धित और दूसरा होता है कृदंत। तद्धित संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। और कृदंत जो है ये धातु या क्रिया से बनता है। तो अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है, यानी कि क्रिया से बना है। तो रंगीला, रंग क्या है? देखिए रंग कोई चीज़, रंग क्या बताता है कि मेरा रंग क्या है, तो रंग मेरा विशेषता बताता है, यानी कि ये विशेषण है। ठीक। और बिकाऊ, बिकना, बिकना क्या है? बिकना है क्रिया, बिकना है क्रिया, बिकना, बिकना में जब उ प्रत्यय लग जाता है तो ये हो जाता है बिकाऊ। तो जब क्रिया है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि कृदंत प्रत्यय है ये। फिर भी हम आगे भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं आंसर तो इसका बी होगा ही। दुधारू, दूध देने वाले पशुओं को दुधारू कहते हैं। तो दूध क्या है? दूध एक संज्ञा है। ठीक, तो ये तद्धित प्रत्यय हो गया। रंग एक संज्ञा है तो ये भी तद्धित प्रत्यय हो गया। कृपा किया जाता है ना, तो कृपा भी एक संज्ञा है तो ये भी तद्धित प्रत्यय हुआ। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा बी, बिकाऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो दिखना में आवा जब जोड़ते हैं, दिखना में आवा तो ये हो जाता है दिखावा, दिखावा। चढ़ना में जब आवा जोड़ते हैं तो ये हो जाता है चढ़ावा। और भूलना में जब आवा जोड़ते हैं तो ये हो जाता है भूलावा। अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बचा सी। सी में क्या है? लावा। अगर मान लीजिए लावा में अगर हम वा, ला प्लस आवा, इसमें अगर आवा प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा? क्योंकि ला मतलब क्या होता है हिंदी में? जैसे प्रत्यय निकालने के बाद, प्रत्यय का तो कोई अर्थ होता नहीं है, प्रत्यय निकालने के बाद जो शब्द बचता है, जो मूल शब्द होता है, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ला का क्या अर्थ निकालेंगे? कुछ भी नहीं ना। और चूंकि ये हिंदी में पूछा गया है, अगर मान लीजिए उर्दू का होता तो ला का हो जाता कि ला इलाज, मतलब ला मतलब जो सही ही ना हो,
ऐसा इलाज। तो यहाँ हिंदी में इसका कोई अर्थ नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा लावा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो लोग ऑप्शन है, गण है, वर्ग है, प्रेस है। तो लोग जैसे बहुत से लोग या बहुत लोग या सभी लोग, तो एक प्रत्यय के रूप में प्रयोग करते हैं ना इसका, सभी लोग। गण कौन से? भक्तगण, भक्तगण की कृपया ध्यान दें, तो भक्तगण। यात्रीगण, तो ये गण भी प्रत्यय है, मतलब यात्रियों का समूह का बोध कराने लगता है जब गण लग जाता है। लोग जब लग जाता है यहाँ पे तो सभी लोग मतलब सबका बोध कराने लगता है। और देखते हैं वर्ग, तो वर्ग जैसे आप देखिए, कर्मचारी वर्ग, सभी कर्मचारी वर्ग को सूचित किया जाता है, कर्मचारी वर्ग। अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, तो वर्ग भी है समूहवाचक प्रत्यय, क्योंकि सब अधिकारी वर्ग मतलब जितने भी अधिकारी हैं सबका बोध करा रहा है। लेकिन प्रेस, जो प्रेस है इसका आज तक कहीं मतलब समूहवाचक में कभी प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब ये समूहवाचक प्रत्यय है ही नहीं, प्रेस एक खुद ही संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो व्यवस्था। चलिए देखते हैं व्यवस्था शब्द बना कैसे। व्यवस्था, तो इसमें मूल शब्द क्या है? जब वी उपसर्ग लगा और बी उपसर्ग लगने के बाद अवस्था में लगा, तो ये हो गया मूल शब्द है इसमें अवस्था। तो इसमें बी उपसर्ग लगा तो ये हो गया व्यवस्था, यड़ संधि के द्वारा। जो अब हम आपको समझा दें कि इसमें कैसे संधि से ये व्यवस्था बना है। तो जब बी उपसर्ग लगा, वी प्लस अवस्था, ठीक, तो व से जब हम ई को अलग किए तो यहाँ बचा ई और यहाँ है आ, और यहाँ हम कर लें अवस्था अलग। तो ई के बाद आ जब आता है तो होता है वहाँ पे क्या? यड़ संधि, मतलब ये या में बदल जाएगा, लेकिन जो स्वर यहाँ पर आएगा उसकी मात्रा यहाँ पर चढ़ जाएगी। तो यहाँ ई तो बदलेगा या में, तो इसकी मात्रा आ की चढ़ जाएगी, तो मतलब ये या हो जाएगा पूरा। और यहाँ क्या है? वी है, ठीक, तो यहाँ वा बचा ना, यहाँ पे आधा वा बचा, तो ये लग गया आगे व्या, और इधर क्या बचा? इधर बचा अवस्था, तो ये हो गया शब्द व्यवस्था। अब व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि ये विपरीत अर्थ देने लगे? तो व्यवस्था में, अब व्यवस्था मतलब किसी चीज़ का जो आयोजन हुआ है उसकी व्यवस्था कैसी है, तो ऐसे प्रयोग करते हैं। तो इसमें व्यवस्था में हम लगा देंगे क्या उपसर्ग कि जो इसका विपरीतार्थक शब्द अर्थ दे। तो इसमें हम लगा देंगे आ प्रत्यय, व्यवस्था। इसमें जब लगा देंगे हम आ उपसर्ग लगाएंगे, सॉरी प्रत्यय नहीं, तो ये हो जाएगा अव्यवस्था। तो इसका अर्थ हो जाएगा विपरीत। तो ये कब पूछा गया? रेलवे 1998 में ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक, तो अब देखते हैं किस में हुआ है। विकल, विकल में कौन सा प्रत्यय लगता है? लास्ट में प्रत्यय जोड़ता है, तो इसमें लास्ट में ला और आ है, ला, आधा ला और आ, तो ला कोई प्रत्यय होता नहीं है, आ होता है। तो मान लीजिए आ अगर हम प्रत्यय मान लें तो क्या शब्द हो जाएगा? विकल। विकल कोई शब्द होता नहीं, क्योंकि विकल होता है पूरा शब्द होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, अलग। तो अलग में भी वही का है, का के बाद आ प्रत्यय है, तो अल मतलब क्या होता है? अल में अगर हम अक प्रत्यय हम निकालें तो कैसे? अल शब्द कोई है ही नहीं हिंदी में, अल शब्द उर्दू में है, लेकिन ये हिंदी की बात हो रही है, हिंदी में नहीं है। जैसे उर्दू में प्रत्यय जोड़ नहीं देते अल हिलाल, तो यहाँ पे हिंदी में नहीं है, तो
ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। फिर देखते हैं पुलक, तो विकल, अलक, पुलक ये तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन होगा इसका डी। समय ज़्यादा नहीं वेस्ट करते हैं इसमें, क्योंकि ये धनिक शब्द लिखा है, धनिक, धनिक। इसमें कौन सा प्रत्यय आपको लग रहा है? यहाँ से इक लग रहा है ना, इक, और यहाँ क्या निकल आएगा? धन। धन में जब इक प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा धनिक। धनिक किसे कहते हैं? अमीर व्यक्ति को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है? सागर, इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं है। नगर, इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं है। ये प्रत्यय इनके कहने का, जैसे क्वेश्चन का जो ये पैटर्न है, इसमें ये पूछा गया है, आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रत्यय तो पूछें कि गर, गर प्रत्यय पूछें। ठीक, ये गर प्रत्यय है, उर्दू का प्रत्यय है, तो गर प्रत्यय पूछना चाह रहे हैं, तो इसीलिए आपको दिए हैं सागर। तो सागर में से आप अगर गर प्रत्यय अगर आप सोचते हैं कि इसमें भी गर लगा है, नगर में भी गर लगा है, अगर मगर में भी गर लगा है, और जादूगर में भी गर लगा है, अगर आप सोचते हैं कि सागर में भी लगा है और आप जानते हैं कि गर प्रत्यय ही पूछना चाह रहे हैं, तो आप इसको अलग करिए पहले। तो सा और प्लस गर। तो एक बात आपको और बता दें कि जब कोई शब्द, जब वो उर्दू का होगा, तो गर जैसे उर्दू का प्रत्यय है, तो जब उर्दू का होगा तो उर्दू का प्रत्यय उर्दू के शब्द में ही जुड़ेगा। तो यहाँ सा मान लो हिंदी का है, ये है, ये संस्कृत से लिया गया शब्द है सा। इसमें सा का अर्थ हिंदी में क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता है। अगर मान लीजिए सा, तो ये उपसर्ग है, और उपसर्ग का अर्थ होता नहीं है, क्योंकि अर्थ होता है शब्दों का, और उपसर्ग है शब्दांश, तो शब्द से छोटे हैं ना। तो शब्दों का, जैसे हिंदी भाषा में शब्दों का ही अर्थ होता है, सबसे छोटी इकाई हिंदी भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है। शब्दों से नीचे किसी का कोई अर्थ नहीं होता, ना वर्ण का होता है और ना उपसर्ग का होता है। उपसर्ग भी प्रत्यय है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी शब्दांश हैं, मतलब शब्द के टुकड़े हैं। तो टुकड़ों का अर्थ नहीं है, पूरे शब्द का अर्थ होता है। तो यहाँ सागर, जो सागर ये पूछना चाह रहे हैं कि आप आंसर मार दें सागर, तो सागर में भी नहीं होगा, ना नगर में होगा, ना अगर में होगा, ना मगर में होगा। होगा किसमें? जादूगर। कैसे? इसमें दो शब्द जुड़े हैं ना, जादू और गर, जादूगर। तो जादू दोनों, जादू भी अरबी मतलब अरबी फारसी या उर्दू शब्द है, और इसमें गर भी जो जुड़ा है प्रत्यय ये भी है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी, जादूगर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अभी तक पूछ रहे थे कि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अब ये पूछ रहे हैं कि किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग का प्रयोग आपको दिखा दें। उपकार, पढ़ाई, लाभदायक, अपनापन। ठीक, तो इसमें किस में प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्रयोग हुआ है 19 का आंसर नंबर ए, क्योंकि इसमें इसमें दोनों, आपको बता दें कि इसमें दोनों शब्द, एक उपसर्ग और प्रत्यय है। कार भी प्रत्यय होता है ना, तो उप जुड़ा है, तो कार ये हिंदी का प्रत्यय होता है, इसमें उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा ये। अब हम देख लेते हैं कि पढ़ाई में प्रत्यय जुड़ा है। पढ़ाई में कौन सा? पठ धातु है, तो इसमें जब आई जुड़ा है तो पढ़ाई हो गया। लाभदायक में कौन सा प्रत्यय है? लाभ शब्द है, लाभ में जब दायक जुड़ गया, दायक, तो लाभदायक हो गया, लाभदायक। और ऑप्शन नंबर डी जो है अपनापन, अपनापन में भी पन प्रत्यय जुड़ा है। तो इसमें पूछा किया गया है, इसमें पूछा गया उपसर्ग किस में है? तो उपसर्ग है उपकार में, उपकार। उपकार इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भलाई, और इसका विपरीत अर्थ क्या होता है, मतलब इसका विलोम क्या होता है? इसका होता है अपकार। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बुराई।